नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल करंट अफेयर की क्लास आपकी नहीं चली थी, इसलिए हम आज की क्लास में यानी कि आज हम 2 दिनों के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 22 एंड 23 अक्टूबर के करंट अफेयर को यहाँ पे एक साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से सेशन से आप सब लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, कल संडे था और कल आपकी क्लास ऑफ थी, तो कल आपने प्रॉपर जो है अपना रिवीजन किया होगा, क्योंकि संडे इज रिवीजन डे। तो संडे को प्रॉपर यूटिलाइज किया करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए इस समय रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जाम की डेट भी आप लोग के सामने, एग्जाम का देखिए फॉर्म भी भरा जा रहा है, नोटिफिकेशन भी आउट हो रही है, बैक टू बैक एग्जाम लग रहे हैं लोगों के, तो एकदम कह रहे हैं अच्छे से लग जाइए, रिवीजन करते रहिए, हर एक समय का प्रॉपर यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने अपार लागू करने की सलाह दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपार लागू करने की जो सलाह दी गई है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट देखिए, इसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये किस लिए जो है ये सलाह दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो सभी राज्यों को, जितने भी जो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उसने जितने सभी जो राज्य हैं उनको देखा जाए तो अपार, जिसको हम कहते हैं कि ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो एक तरीके से जो आपके एकेडमिक जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों, चाहे आपके वो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, जितने भी आपकी जो उपलब्धियां हैं उन सब का रिकॉर्ड एक ही जगह एक ही रजिस्ट्री पे होगा। और इसे लागू करने की सलाह दी गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों को। और इसे हम किस रूप में जानेंगे दोस्तों, इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो एक तरीके से ये स्टूडेंट की आईडी होगी जिसमें स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे आयुष्मान भारत था ना, वो कार्ड जो है जारी किया गया था आयुष्मान भारत के तहत, जिसमें था जो पेशेंट से रिलेटेड सारे जो है डेटा थे। तो ध्यान रखिएगा उसी तरीके का ये भी कार्ड होगा दोस्तों, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारे जो है डेटा फीड होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें जो है उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है उद्देश्य ये निर्बाध शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, छात्रों की शैक्षणिक योग्यता, यात्राओं और उपलब्धियों की बेहतर ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करा। तो एक तरीके से छात्राओं ने क्या क्या, मतलब यहाँ पे शैक्षणिक यात्राएं, मतलब उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या किया है। तो एक तरीके से ये आईडी कार्ड जो बनाने का बेसिकली उद्देश्य क्या है, जो सभी स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट का जो एकेडमिक डेटा होगा दोस्तों, एकेडमिक डेटा से लेकर के उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनके स्किल से रिलेटेड, यानी कि एकेडमिक डेटा, ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनकी कोई उपलब्धि हो, इनकी स्किल से रिलेटेड कोई उपलब्धि हो, ठीक है, ये सारी जो जानकारी है उनसे संबंधित वो एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही जो है आईडी में उपलब्ध होंगी। ठीक है, यही बेसिकली इस उद्देश्य से अपार को, ठीक है, लागू किया जा रहा है। तो यह जो है ये क्या होगा, तो एक तरीके से ये एजुकेशन जो है इकोसिस्टम रजिस्ट्री या फिर एडोलॉकर है। ठीक है, एडोलॉकर यानी कि एजुकेशन लॉकर है ये। शिक्षा मंत्रालय के तहत देखा जाए तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम ने एक व्यापक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र रजिस्ट्री बनाने की अवधारणा शुरू की, जिसमें देखा जाए छात्र, शिक्षक, स्कूल और कॉलेज जो है वो शामिल है। ठीक है, इस पहल का देखिए उद्देश्य क्या है, तो एक एकीकृत शैक्षिक प्रणाली बनाना है, सुरक्षा बढ़ाना है और छात्रों के जो शैक्षणिक डेटा है दोस्तों उनको आसानी से सुलभ जो है, एक तरीके से आसानी से वो एक जगह मिल सके, सुलभ बनाना, यही बेसिकली इसका उद्देश्य है। तो ये चीज ध्यान रखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये अगला भी यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में देखा जाए तो हार्टलैंड त्रिपुरा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो जो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है दोस्तों, जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने देखा जाए 19 अक्टूबर को जो त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला में, ठीक है, डे लाइट व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से एक कौशल पहल जो है चलाई जा रही, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कौशल विकास पहल, जिसका नाम है हार्टलैंड त्रिपुरा, इसका शुभारंभ किया है। हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम की दोस्तों बात करें तो ये भारत सरकार, ठीक है, और साथ ही साथ त्रिपुरा सरकार की सहभागिता में अगरतला के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से, ठीक है, किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो डे लाइट के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ये परियोजना जो है इंजीनियरिंग और नॉन, ठीक है, गैर इंजीनियरिंग, इन दोनों ही क्षेत्र में जो स्नातक पूर्व जो अंडर ग्रेजुएट छात्र है उनके लिए करियर और व्यक्तिगत विकास के नए अवसर जो है उपलब्ध कराना, यही क्या है दोस्तों, हार्टलैंड त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक तरीके से बीटेक या फिर जो नॉन इंजीनियरिंग छात्र हैं जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए करियर की जो है करियर का एक तरीके से क्या है करना, व्यक्तिगत विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है। यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में देखा जाए दोस्तों एक, ठीक है, महारत्न कंपनी है दोस्तों, ठीक है, आरईसी लिमिटेड, उसने देखा जाए उसको आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो उसने असाधारण जो है प्रदर्शन किया है उसके लिए जो है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट द्वारा जो है प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगर हम बात कर लेते दोस्तों किसके बारे में, आरईसी लिमिटेड के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा ये विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम महारत्न कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे जो है हाल ही में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए, तो इसने जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो असाधारण जो है प्रदर्शन किया है उसके लिए। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। देखिए ये संगठन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे प्रश्नों में भी प्रश्न बन जाता है। तो ये संगठन भी आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ है, कब स्थापना हुई, कौन का इसका हेडक्वार्टर का है। जनरली यूनाइटेड नेशन की जो विशेष एजेंसियां होती है इनके हेडक्वार्टर जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके द्वारा जो है किस राज्य के, ठीक है, धरोडा, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए धोरडो को उत्कृष्ट पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है। तो ये देखिए एक नाम है जिसका नाम है दोस्तों धोरडो गांव, और इसको जो है उत्कृष्ट पर्यटन गांव घोषित किया गया है किसके द्वारा दोस्तों, UNWTO के द्वारा, जो कि किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है दोस्तों, ये गुजरात के कच्छ जिला है दोस्तों, वहां पे ये गांव है जिसका नाम है धोरडो गांव। उसको देखा जाए तो 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में इसको शामिल किया गया। तो कितने गांव अभी तक पर्यटन, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गांव के पर्यटन जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल हुआ है 54, उसमें से एक गांव जो है दोस्तों जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है जिसका नाम है धोरडो। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा इस सूची में शामिल होने वाला ये भारत का एकमात्र गांव है, स्टार पॉइंट है ये। यहाँ पे जो संगठन है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, इसने एक बयान दिया, उसके मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे 2021 से ही यह जो है गांव के सम्मान की यह पहल जो है WTO के ग्रामीण विकास पर्यटन कार्यक्रम का ये हिस्सा रहा है। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को, अब ये जो कार्यक्रम है दोस्तों ये क्या करेगा, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ दोस्तों जनसंख्या में गिरावट से भी लड़ने, उन्नत नवोन्मेष और पर्यटन के जरिए मूल्य श्रृंखला एकीकरण की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, इस साल देखा जाए दोस्तों तो WTO की सूची में सबसे ज्यादा जो 4 गांवों को शामिल किया गया है, ये कौन से दोस्तों, तो जापान, चीन, पुर्तगाल और पेरू है। अगर हम विश्व पर्यटन संगठन की बात करें दोस्तों तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना जो दोस्तों हुई थी वो देखिए ध्यान रखिएगा 1974 में हुआ था। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो मैड्रिड स्पेन में है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे UNWTO का जो सदस्य बना भारत वो 1975 में बना, और भारत में जो है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी दोस्तों, वो है पर्यटन मंत्रालय। और हर साल देखा जाए जो है UNWTO जो है हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस समारोह का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, और अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा किया है। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों देखा जाए तो राज्य में, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की सर्वसुलभ पहुंच के लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक शुरू करने की घोषणा किया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये डिजिटल डॉक्टर यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र है, जो रिमोट एरिया है, वहां पे क्या करना है, एक तरीके से टेली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा टेली मेडिसिन, एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से सलाह लेने की ये प्रक्रिया होगी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना के तहत। तो यहाँ पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विस्तार करना, यही बेसिकली उद्देश्य है, ठीक है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक का। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो चिकित्सक होंगे यानी कि जो डॉक्टर होंगे उनको क्या किया जाए, ऑनलाइन जो है ग्रामीणों को परामर्श देने में, ठीक है, ग्रामीण जो है उनसे परामर्श ले सकेंगे ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कि टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और साथ ही साथ
यह जो क्लिनिक है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में ध्यान रखेगा, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में ये काम करेंगे। और यहाँ पे जो है ऑनलाइन माध्यम से क्या किया जाएगा, डॉक्टरों से सलाह ली जा सकेगी। जब डॉक्टर जो है आपके रोगों से मतलब जब वो जान जाएंगे कि आपको क्या समस्या है तो आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। तो इस सलाह के बाद देखा जाए तो ग्रामीण जो है वो संबंधित स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां से दवाइयां जांच जो है उनको ये भी उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआत में देखा जाए ये जो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक है दोस्तों, ये लखनऊ और बुलंदशहर जिलों में ही लागू किया जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में देखा जाए तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दोस्तों देखा जाए, ठीक है, आबडू ग्रुप के साथ 350 करोड़ रुपए का क्या किया, समझौता किया है। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है दोस्तों उनका विस्तार किया जा रहा है, ठीक है। जो दूर दराज के क्षेत्र है जहां पे देखा जाए डॉक्टर्स या फिर वहां पे हॉस्पिटल की कमी है, वहां पे भी जो है स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, ठीक है, लोगों को, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित जो सलाह है उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हम कुछ अन्य बात भी कर लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है, 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल केंद्रों का क्या किया, शुभारंभ किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये केंद्र जो महाराष्ट्र राज्य के लगभग कितने गांव में स्थापित किए जा रहे हैं, तो 34 ग्रामीण जिलों में क्या किया जा रहा है, स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में से हर एक केंद्र पर कम से कम क्या होगा, 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। वही देखिए अभी हम लोगों ने बात भी किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों 20 अक्टूबर को साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से, ठीक है, भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया। ध्यान रखिए ये भारत की पहली रीजनल रैपिडेक्स ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, रेल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहां से किया है दोस्तों, साहिबाबाद से किया है। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से। पहले फेज में देखा जाए तो इस रीजनल रेल रैपिडेक्स के जो संचालन होगा वो कितने किलोमीटर तक किया जाएगा दोस्तों, तो 17 किलोमीटर तक किया जाएगा, जिसमें देखिए 5 स्टेशनों को शामिल किया जाएगा। ये 5 स्टेशन कौन है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। ध्यान रखिएगा यूपी स्पेशल अब आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रीजनल रैपिडेक्स की बात करें दोस्तों तो ये 15 मिनट के अंतराल पर क्या करेगा, मात्र 15 मिनट में देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और ये रैपिडेक्स ट्रेन में देखा जाए 6 कोच होंगे, ठीक है। अगर हम बोले दोस्तों यहाँ पे जो ये RRTS को जो लागू किया जा रहा है, जो स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों सरकार के द्वारा, तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR है वहां पे देखा जाए तो उसमें जो है इस राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के भीतर जो मौजूदा परिवहन केंद्र है उन केंद्रों पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के अतिरिक्त विभिन्न तरीकों के से परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करने पर केंद्रित है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साहिबाबाद, ठीक है, यहाँ पे जो भारत की पहली रीजनल रेल जो रैपिडेक्स है दोस्तों उसका यानी कि इसका RRTS का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। और इंडिया के फर्स्ट जो है ये RRTS है जिसको साहिबाबाद से शुरू किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 2 चलाया है, तो ऑपरेशन चक्र 2 चलाया किसने है और किस लिए चलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय जांच, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जांच एजेंसी ने, ठीक है, ऑपरेशन चक्र 2 चलाया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो केंद्रीय जांच जो एजेंसी दोस्तों, ठीक है, अक्टूबर महीने में इसने ऑपरेशन चक्र चलाया है। और इस ऑपरेशन चक्र का उद्देश्य क्या है, तो साइबर अपराधों का पता लगाना इसका उद्देश्य है। इस ऑपरेशन के तहत देखा जाए तो जो CBI है दोस्तों वो अनेक स्थानों पे छापामारी की और लगभग देखा जाए 100 करोड़ के क्रिप्टो, ठीक है, स्कैम का पता चला है। इसके लिए देखा जाए तो ये एक तरीके से ये CBI की वित्तीय खुफिया जो है इकाई की इनपुट पर ये कार्यवाही की है। और यहाँ पे जो ये इसके द्वारा ये जो चलाया जा रहा है ऑपरेशन चक्र दोस्तों ये 2022 से चलाया जा रहा है, ठीक है, CBI के द्वारा। चूंकि बात करें CBI यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें, जिसे हम केंद्रीय जांच एजेंसी कहते हैं दोस्तों, ये जो है इसकी जो स्थापना गठन किया गया था वो इस अधिनियम के तहत किया गया था। किस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत। और ये ध्यान रखिएगा एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत जो है राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया। ध्यान रखिएगा ये होप इनिशिएटिव जो मिशन है वो राज्य को क्या करना, किस उद्देश्य से, नशा मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है दोस्तों, ऑप्शन जो है आपके आंसर सामने ऑप्शन दिख रहा है, आंसर बताएं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करिए, आप सब लोग अपने दोस्तों से शेयर करिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पंजाब।
तो पंजाब राज्य सरकार है दोस्तों, उसने जो है राज्य में जिस तरीके की, आप लोगों ने उड़ता पंजाब देखा होगा दोस्तों, तो जिन लोगों ने नहीं देखा अगर देखते वो मूवी तो उससे पता चलता है कितना ज्यादा वहाँ के युवा जो है वो नशे की लत से तृप्त है। तो वहां पे जो है नशा का बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलता है और राज्य सरकार हमेशा से प्रयास करती है। अब जो राज्य सरकार है, विभिन्न एजेंसियां जो है अपने स्तर पे प्रयास करती है कि पंजाब को जो है नशा मुक्त किया जाए, और इसी के तहत अभी हाल ही में जो है वहां की सरकार के द्वारा यानी कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन जो है शुरू किया गया है। और यहाँ पे जो है पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों भगवंत मान, उन्होंने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने की पहल के तहत जो है नशीली दवाओं से दूर रहने का संकल्प लिया है। तो वहां के जो युवा हैं जिन्होंने पीली पगड़ी, दुपट्टा और स्कार्फ पहनकर लगभग 40,000 से जो ज्यादा विद्यार्थी हैं, उन्होंने कसम खाई कि भाई वो नशा से दूर रहेंगे। तो एक तरीके से लोगों को जागरूक करके हर तरह से जो है वहां के युवाओं को नशा से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, शपथ दिलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। इसी के साथ साथ पंजाब एक बार और न्यूज में है दोस्तों। कारण क्या है कि देश के जो सबसे ऊंचा तिरंगा है दोस्तों, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय तिरंगा को कहां पे लगाया गया है दोस्तों, तो ये जो है भारत पाकिस्तान सीमा की जो अटारी चेक पोस्ट है, ध्यान रखिएगा अटारी चेक पोस्ट कहाँ है दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर है, जो कि अमृतसर जिले में, वहां पे जो है देश का सबसे ऊंचा तिरंगा जो है लगाया गया है। और ये ध्यान रखिएगा ये जो तिरंगा है दोस्तों वो केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, ये कितने फुट ऊंचा है ये, तो ये जो है 418 फुट ऊंचे पुल पर जो है राष्ट्रीय तिरंगा को देश को समर्पित किया है। इस अवसर पर पंजाब के जो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान और सीमा सुरक्षा बल के जो वरिष्ठ अधिकारी वो सब उपस्थित थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो है सबसे ऊंचा जो तिरंगा है वो कहां लगाया गया है, तो ये अटारी चेक पोस्ट पर लगाया गया अमृतसर जिले में। अगला है, निम्न में से किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकनूर मिशन पहल शुरू किया है। तो एक तरीके से गांव को डिजिटल गांव में बदलने के लिए तो संस्थापक यानी कि जिस संस्थापक के द्वारा उस गांव के बैंक की स्थापना की गई थी, उसी संस्थापक के गांव में मुख्य कन्नूर मिशन की पहल शुरू किया गया। ये ध्यान रखिएगा केरल के कोच्चि का ये बैंक है दोस्तों, यानी कि इसका जो अगर देखा जाए कोच्चि में है, फेडरल बैंक। तो यहाँ पे जो फेडरल बैंक के संस्थापक जो है दोस्तों, क्या नाम है उनका, केपी होमर्स, उनकी जो है 106वीं जयंती मनाई जा रही थी। उसमें जो है फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गाँव में मुख्य कन्नूर मिशन को लॉन्च किया है, उसका उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये पूरे गांव को डिजिटलीकरण के लिए डिजाइन किया गया। ये एक पहल है। ये मिशन क्या है, पूरे गांव को डिजिटलाइजेशन करना, पूरे गांव का। यह मिशन देखा जाए केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुक्कन्नूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। और यह पहल देखा जाए तो सामुदायिक विकास, सबके विकास के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंक की जो प्रतिबद्धता है उसका ये प्रमाण है। और इसके जो है प्रसिद्ध संस्थापक के आदर्शों के मूलतः जो है मूल खाती है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि फेडरल बैंक ने जो है कौन सा मिशन चलाया दोस्तों, मुक्कन्नूर मिशन चलाया है। और इसका उद्देश्य क्या है, गाँव के डिजिटलीकरण करना। अगला है, निम्न में से किस राज्य में तिलापिया पार्वो वायरस की पहली उपस्थिति देखी गई। तो तिलापिया पार्वो वायरस मछली में पाए जाने वाले एक वायरस है जिसकी पहली उपस्थिति भारत में देखी गई है। किस राज्य में देखी गई ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो तिलपिया देखिए, ध्यान रखिएगा तिलपिया जो है पार्वो वायरस जो है भारत की पहली उपस्थिति जो देखी गई, कहाँ देखी गई है, तमिलनाडु में देखी गई। ये स्टार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जहां देखा जाए इससे जो है ये जो वायरस है, ये जो जलीय कृषि है, जलीय कृषि पर दोस्तों ध्यान रखिएगा ये एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये वायरस देखा जाए तो किसमें पाया जाता है, तो एक देखा जाए मीठे जल की मछली है दोस्तों, एक मीठे जल की मछली है प्रजाति जिसका नाम है तिलपिया, इसीलिए इसको तिलपिया पार्वो वायरस कहते हैं। तो ये मीठे जल में रहने वाली मछली उसमें ये पाया जाता है और इसके कारण जो है काफी ज्यादा उच्च मृत्यु दर होती है। यानी कि इसकी वजह से मछलियों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से ये चिंता का कारण बना हुआ है। अगर हम तिलपिया पार्वो वायरस की बात करें दोस्तों, तो ये एक वायरल रोगजनक है और ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो तिलापिया को प्रभावित करता है।
और ये पार्वो वायरस, ठीक है, ये पार्वो वायरस परिवार से संबंधित है, इसीलिए इसको पार्वो वायरस कहते हैं। और ये अपने छोटे अपरिबद्ध सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी पहली उपस्थिति सबसे पहले कहाँ देखी गई थी विश्व में? चूंकि भारत में तमिलनाडु में देखी गई थी, तो विश्व में देखा जाए 2019 में चीन में देखा गया था, उसके बाद 2021 में दोस्तों थाईलैंड में दर्ज किया गया था। और यहाँ पे जो है तिलपिया पार्वो वायरस की पहली घटना जो है रिपोर्ट की गई है भारत में, और भारत जो है इसी के साथ साथ तीसरा देश बन गया। और कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। और इसके कारण देखा जाए तिलपिया पार्वो वायरस के कारण दोस्तों मछली फार्मों पर कितनी प्रतिशत जो मृत्यु है वो देखी गई? तो 30% से 50% जो है दर देखा गया मछलियों की मृत्यु का। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा चिंता का कारण है। और ऐसे प्रश्न दोस्तों एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा की अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव आयोजित किया गया है? तो कौन से राज्य में दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है मिजोरम, वहां पे। तो यहाँ पे मिजोरम में देखा जाए तो ममीत जिले के रेइकी में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव पूरे उत्साह के साथ जो है शुरू हुआ है। इस महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो मिजोरम के पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। एंथोरियम महोत्सव खुशी का अवसर है और मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपका एंथोरियम महोत्सव है वो मिजोरम से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों की प्रति वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया जाता है? ठीक है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो हर साल देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत में एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। तो दिवस जो है जैसे कि देखिए युवा, आप मुझे बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम मनाते हैं, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो हम युवा दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ठीक है, इसी तरह हम देखें नर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो है ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाते हैं, वही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। यहाँ पे जो है विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों में योगदान का जश्न मनाने के लिए ठीक है, मनाने के दिन के लिए विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ रेखांकित करना, ये इसकी थीम थी, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन नामक एक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है? तो मुख्यमंत्री मक्का मिशन नामक जो है कार्यक्रम शुरू किया जाएगा वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा सरकार ने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मक्का मिशन जो है ये कार्यक्रम है, इसको जो है शुरू करने का फैसला लिया है। किसने दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने। यहाँ के उड़ीसा के दोस्तों जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इनके नेतृत्व की जो कैबिनेट है वो आगामी 5 वर्षों के लिए फसल विविधीकरण योजना के लिए, ठीक है, लगभग 480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे क्या होगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को सृजन, ठीक है, रोजगार का सृजन होगा, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अगर हम मक्के की बात करें दोस्तों तो मक्का जो है वो चावल और गेहूं के बाद जो है तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो किन राज्यों में बेसिकली उगाई जाती है? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये उगाई जाती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि मक्के के उत्पादन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर हम मक्के के उत्पादन में विश्व स्तर पे बात करें तो कौन सा देश जो है पहले स्थान पे है? और अगर भारत में राज्य की बात करें तो पहले राज्य पे सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है मक्के का? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ और बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में 27 से लेकर के 29 अक्टूबर को श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया। केंद्र सरकार ने
खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की दोस्तों कहाँ किया है? लेह लद्दाख में किया है। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर में। और वहीं देखा जाए बहुप्रतीक्षित, ठीक है, विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये किया गया जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए डाउनलोड करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। फिर मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।